जय हिंद। सभी साथियों को नमस्कार। सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है जी हेल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय आपका स्वागत करता हूं राजस्थान भूगोल की क्लास में। राजस्थान भूगोल का ये एमसीक्यू बैच जो हमने शुरू किया है, इस बैच का जो है आज वो अपने लगभग चौथी पांचवी क्लास है और टॉपिक जो चल रहा है वो अपना राजस्थान का भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश की आज अंतिम क्लास रहेगी और इसमें हम लगभग सारी बातें इसकी कर लेंगे, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो बनने वाले हैं उनकी। तो भौतिक प्रदेश की आज क्लास नंबर 3 है। जिस साथी ने पहले वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो वो वहां जाकर जो है वो क्लास देख सकते हैं। आज तीसरी क्लास रहेगी, ठीक है। ओके, आ जाओ सभी साथी। हमने इससे पहले 25% तक जो है वो बात कर ली थी। आज जो है यानी ये लास्ट प्रश्न था हमारा, लाठी सीरी क्षेत्र क्या है। तो मैंने इसकी अच्छी तरह से व्याख्या कर दी थी और बता दिया था कि भूगर्भीय जल पट्टी जो है उसे क्या बोलते हैं, लाठी सीरी क्षेत्र। उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न। ध्यान से सुनना। रन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया। रन कहाँ, किस जिले के अंदर, तो चाहे रन आए, चाहे खडीन आए, चाहे देखा जाए तो पलाया आए, इसमें जो राइट उत्तर माना जाएगा वो कौन सा जिला, वह जिला हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब देखो, गंगानगर की अगर हम बात करें तो गंगानगर का प्राचीन नाम हमें देखने को मिलता है रामनगर। क्या नाम मिलता है? रामनगर। तो सर गंगानगर नाम जो हुआ था वो कब हुआ, तो वह हुआ 1927 के अंदर। कब हुआ? 1927 के ऊपर महाराजा गंगा सिंह के नाम पर ही जो है वो गंगानगर का नाम क्या रखा गया, गंगानगर। गंगानगर में प्रसिद्ध याद रखना, एक तो महोत्सव है किन्नू महोत्सव। किन्नू महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? गंगानगर का, जो दिसंबर के महीने के अंदर जो उसका आयोजन होता है। कौन से माह में? दिसंबर में। राजस्थान का आनागार जो है वो किसे कहा जाता है? आनागार जो है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है गंगानगर को। क्लियर। बीकानेर की अगर हम बात करें तो बीकानेर की स्थापना होती है आखा तीज के दिन। प्रत्येक आखा तीज को बीकानेर स्थापना दिवस बनाते हैं। सर आखा तीज कब आती है? बैसाख शुक्ल तृतीया को। बैसाख शुक्ल तृतीया को आती है आखा तीज। आखा तीज बैसाख शुक्ल तृतीया, और इसी दिन स्थापना होती है किसकी? बीकानेर। बीकानेर की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका ने 1488 में कर दी थी। किसने? राव बीका। तो राव बीका द्वारा बसाया गया नगर है कौन सा? बीकानेर। क्लियर। तो 26 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर। बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 27। संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस रचना क्रम से है? यानी ये कौन सा जो पर्वत है वो संरचनात्मक दृष्टि से देखे तो क्रम है, दहली पर्वत है या धारवाड़ क्रम का पर्वत है, दक्षिण प्रायद्वीप क्रम का पर्वत है, या उक्त में से कोई नहीं। यानी दक्षिणी प्रायद्वीप का मतलब है क्या ये दक्कन का पठार जो है अवशिष्ट चट्टान है ना, उसका हिस्सा है। तो आपको बताना है इसमें से राइट उत्तर क्या होगा। तो एक बात आप जरा ध्यान से ये सुनना कि अरावली की बात करें, आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है, बताओ अरावली विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? अरावली विकास कार्यक्रम। तो अरावली में अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4, बोलो मेरे साथ, 4 तो 74। अरावली विकास कार्यक्रम 74-75 में कब चलाया गया? 74-75। अब एक प्रश्न आता है मरुस्थल विकास कार्यक्रम। मरुस्थल विकास कार्यक्रम, तो देखो भाई इसको पकड़ो, ये क्या लिखा है 7, तो यहां लिखो 1977-78। 1977-78 के अंदर जो कार्यक्रम है वो कौन सा चलाया गया? मरुस्थल विकास कार्यक्रम। इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा धारवाड़ क्रम। कौन सा? धारवाड़ क्रम। 27 का बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट होगा। 28 नंबर प्रश्न की हम चर्चा करें तो अरावली श्रृंखला में से नाग पहाड़ कहां स्थित है? देखो अरावली के 3 भाग, अरावली के कितने भाग हैं राजस्थान में? 3, 1 2 3, और बीच वाला जो है उसे कहा जाता है मध्य अरावली। उसे क्या कहा जाता है? मध्य अरावली। और मध्य अरावली की बात करें तो लगभग यहां पर एक जिला है अजमेर। अजमेर का लगभग विस्तार जो है वो किसके अंदर है? मध्य अरावली। और ये जो नागपाड़ है, नागपाड़ की बात करें तो वो कहां है? अजमेर। अब यहां पर 2 डाउट के प्रश्न आ गए, ये जो नागपाड़ है वो अजमेर के पश्चिम में है या पुष्कर के पश्चिम में है? तो आपको ये बात याद रखनी है, जो नागपाड़ है मेरे भाई वो अजमेर के पश्चिम में है। नागपाड़ जो है वो किसके पश्चिम में है? अजमेर। अजमेर
राजस्थान में सबसे ज्यादा मुर्गी पालन, सबसे ज्यादा मुर्गी या मुर्गों का पालन जो होता है, कुक्कुट बोल दो चाहे, कुक्कुट पालन जो सबसे ज्यादा होता है वो कहां होता है? अजमेर। इसीलिए अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? अंडों की टोकरी कहते हैं अजमेर को, अंडों की टोकरी। एक तो बात ये याद रखना। दूसरा, अरावली का अरमान, अरावली का अरमान किस जिले को कहते हैं? अरावली का अरमान। राजस्थान का नाका, राजस्थान का नाका बताओ किस जिले को कहते हैं? अजमेर को। भारत का मक्का, भारत का मक्का किसे कहा जाता है? भारत का मक्का भी कहते हैं अजमेर को। मक्का इसीलिए कहते हैं क्योंकि अजमेर के अंदर एक दरगाह है, वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या है? दरगाह। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो इसकी दरगाह की जो नींव रखी थी वो मोहम्मद गोरी ने। किसने रखी थी? मोहम्मद गोरी। और ख्वाजा साहब जो है वो भारत में जो आए थे, भारत में आए जो थे वो किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ। और गोरी के साथ तो आए थे, किस राजा के काल में आए थे? उस समय हमारे राजस्थान में जो सबसे शक्तिशाली राजा था, उस शासक का नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये बात याद रखना। मोहम्मद गोरी ने नींव रखी और अकबर ने इस दरगाह के लिए 18 गांव दिए थे। कितने गांव दिए थे? 18 गांव दिए आसपास के। तो याद रखना ये बात है। और पृथ्वीराज एक ग्रंथ भी है, एक तो है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, और एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। एक पृथ्वीराज रासो है, एक पृथ्वीराज विजय है। पृथ्वीराज रासो की अगर हम बात करें, पृथ्वीराज रासो की बात करें तो ये लिखा था चंद्रबरदाई ने, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है उसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज विजय की बात करें तो ये ज्याणक और सारंगधर ने पूरा किया था। ज्याणक और सारंगधर, सारंगधर इन दोनों में से एक नाम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वैसे चंद्रबरदाई ग्रंथ जो है वो इसके बेटे ने पूरा किया था। इस बेटे का नाम था जलन, जलन ने पूरा जो है वो ये ग्रंथ, क्योंकि आपने ये कहानी सुनी होगी कि जो चंदू थे वो ऐसे बताते हैं, इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में ये कहानी मिलती है कि गजनी जो गोरी आया था ना आक्रमण करने के लिए, वो इसको गजनी ले गया था। और गजनी के अंदर जो है फिर ये चंद्रबरदाई जाता है और वहां पर वो अपने कहानी सुनते हैं कि 4 बास 24 गज उंगल अष्ट प्रमाण, तापर बैठा सुल्तान, चूक मती चौहान। वो पूरी कहानी जो है वो इसी से संबंधित है। और ये 2 युद्ध याद रखना, इनके सन का सर इतिहास में कितना आ गया। अरे जो इंपॉर्टेंट बात है वो तो मैं बताऊंगा आपको। त्राइन का, अच्छा त्राइन के युद्ध कितने हुए पहले तो ये बताओ। त्राइन के 3 युद्ध याद रखने हैं आपको। पहला युद्ध हुआ 1191, दूसरा युद्ध हुआ 1192, और तीसरा जो त्राइन का युद्ध होता है वो होता है 1215 के अंदर। सर ये 2 तो पड़े हुए हैं, पृथ्वीराज और गोरी के बीच हुए दोनों। पहले में गोरी हारा, दूसरे में पृथ्वीराज हार गया। और तीसरा जो युद्ध होता है वो इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन कुबाचा के बीच होता है। नासिरुद्दीन कुबाचा जो है उसके साथ ये युद्ध हुआ था और इसके अंदर इल्तुतमिश की जीत होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अजमेर के पश्चिम में कौन सा पहाड़ है? नागपाड़। नागपाड़ मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना कहाँ है? अजमेर के अंदर। क्लियर? ये लिख लेना इतनी बातें। और अजमेर की स्थापना 111 कितना एक है 3 1113 ईस्वी के अंदर अजय राज जी द्वारा। अजय राज, गुरुजी थारा नाम को राजा? हाँ, अपने नाम के राजा भी है। इसी राजा ने किला बनवाया गढ़ बिठली पहाड़ी पर, उस किले का नाम है अजय मेरू, जो आगे चलकर तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, है ना। तो अपने नाम का किला भी है ना। चलो बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न की। 29 नंबर प्रश्न भी बहुत प्यारो और शानदार है, ध्यान पढ़ियो और गलत नहीं होना चाहिए किस साथी का। राजस्थान के किस भौतिक भाग में सिंचाई मुख्यतः कुओं और नलकूपों से होती है? वो कौन सा भौतिक जो है वो भूभाग है? देखो राजस्थान की अगर मैं आपको बताऊं बात पूर्वी मैदान की, पूर्वी जो मैदान है यह नदियों से निर्मित भाग है। लगभग राजस्थान की जो नदियां वो यहीं बहेंगी, नदियों से निर्मित है। जो भाग नदियों से निर्मित होगा वहां पर मिट्टी कैसी होगी? वहां पर मृदा जो है वो होगी उपजाऊ।
कैसी मिट्टी होगी? उपजाऊ। दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी अगर देखें तो कौन सी है? जलोढ़। तो याद रखना, जलोढ़ मिट्टी जो है वो आपको कहां देखने को मिलेगी? पूर्वी मैदान। जहां मिट्टी अच्छी है वहां कृषि भी क्या होगी? कृषि भी अच्छी होगी। और जहां कृषि अच्छी होगी वहां जनसंख्या कैसी होगी? लोगों को काम धंधा ज्यादा मिलेगा तो लोग भी ज्यादा होंगे, जनसंख्या भी क्या होगी? अधिक। तो जनसंख्या घनत्व किस भूभाग का अधिक है? तो याद रखना पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान। और कृषि भी अधिक होती है, कुओं और नलकूपों से भी सिंचाई कहां अधिक होती है? पूर्वी मैदान। और यहां पर तालाब से सिंचाई भी अधिक होती है। किससे? तालाब। तालाब से सिंचाई भी अधिक की जाती है कहां पर? पूर्वी मैदानी भाग में। पूर्वी मैदान की अगर हम बात करें तो यह गंगा यमुना दोआब में आता है। गंगा व यमुना दोआब। यमुना दोआब। गंगा व यमुना दोआब के अंदर आता है। पूर्वी मैदान को 4 भाग में बांटा गया है। पूर्वी मैदान को कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग। तो पूर्वी मैदान के सर 4 भाग कौन कौन से हैं? तो वो बताओ। 4 नदियों के आपको नाम याद रखने हैं। एक नदी का नाम है बाणगंगा, तो इसे हम बोलेंगे बाणगंगा बेसिन। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो आएगा माही बेसिन। और तीसरी नदी आप याद कर लेना चंबल, और चौथी कर लेना बनास। ठीक है, इसे हम कहेंगे चंबल बेसिन, और चौथी जो हो जाएगी वो हो जाएगी बनास बेसिन। अच्छा, अब कई बार प्रश्न आता है उत्तरी बनास बेसिन कहां है? अगर प्रश्न आ जाए उत्तरी बनास बेसिन तो मालपुरा, मालपुरा टोंक हो गया, करौली वाला आगे एरिया हो गया, तो वो आता है उत्तरी अरावली के उत्तरी बनास बेसिन में। जैसे बनास नदी बहती है राजसमंद से और आगे अंत में जाके करौली सोयमाधोपुर से होती हुई चंबल में जल डालती है, तो इसका उत्तरी जो भाग है वो याद रखना मालपुरा करौली सोयमाधोपुर वाला भाग है। ठीक है। माई बेसिन बनाती है 56। और एक व्यक्ति था, एक भूगोलवेत्ता था एरोन, एरोन ने इसे तृतीय प्लेपेनिक कहा। किसको? माई बेसिन को। और यहां पर बनता है 56 का मैदान। 56 का मैदान जो वो कौन सी नदी बनाती है? माही। और 56 का मैदान कौन कौन से जिलों के अंदर गुरुजी बनता है? तो 56 का मैदान जो याद रखना बांसवाड़ा, मुख्यतः बांसवाड़ा। अगर एक जिला ऐड करना चाहो तो कर लेना प्रतापगढ़। ठीक है। हाँ, और बाण गंगा को बोला गया अर्जुन की गंगा। बाण गंगा को क्या बोला गया है? अर्जुन की गंगा। अरे भाई, इतनी हम व्याख्या कर रहे हैं, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। 1 लाइक तो बनता है कि लगभग आपको थ्योरी क्लास मिल रही है पूरी, है ना? तो आप 1 लाइक करोगे सारे साथी। ठीक है, जितने भी साथी देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी लाइक करना क्लास को। चंबल बेसिन, ये 4 बेसिन है। कई बार प्रश्न आता है कि निम्न में से पूर्वी मैदान का हिस्सा नहीं है, तो याद रखना बाणगंगा भी है, माही भी है, चंबल भी है, बनास भी है। बोलो बाणगंगा, माही, चंबल, बनास। अरे बोलो सारे, बाणगंगा, माही, चंबल, बनास। बाणगंगा, माही, चंबल, बनास। बाणगंगा, माही, चंबल, बनास। और इसे खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। खाद्यान्न का कटोरा। खाद्यान्न का कटोरा किसे कहा जाता है? खाद्यान्न का कटोरा जो है वो पूर्वी मैदान को कहा जाता है। इसमें राइट उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुओं व नलकूप से सिंचाई मुख्यतः कहां होती है? पूर्वी मैदान में। राजस्थान में तापमान में कमी किस दिशा में दृष्टिगोचर होती है? चलो, कमी की अगर हम बात करें तो ये दिशा हो गई उत्तर, और ये दिशा हो गई दक्षिण, ये हो गई पश्चिम, और ये हो गई पूर्व। लेकिन इसमें जो एग्जामिनर ने प्रश्न दिया है वो बीच की दिशा का दिया है, जैसे उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व ऐसे। तो बीच की दिशा तो हम ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहां होती है। तो आप कहोगे सर राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में। तो सबसे कम आर्द्र जिला जैसलमेर। सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो होती है किस जिले में? झालावाड़ में। झालावाड़ के अंदर। तो झालावाड़ की अगर हम बात करें तो यहां सबसे ज्यादा हमें क्या देखने को मिलेगी? आर्द्रता। अच्छा, तो अब एग्जामिनर ने जो प्रश्न पूछा वो ये पूछा है कि बताओ तापमान में कमी किस दिशा में जो है वो दृष्टिगोचर होगी। तो तापमान में अगर बात करें कमी की तो यहां तो जो है वो तापमान कम है, और यहां तापमान क्या है? अधिक। और इधर तापमान है वो क्या है? आर्द्रता ज्यादा है, तो इसका मतलब तापमान कम है। यहां ठंडक ज्यादा है तो तापमान क्या हो जाएगा? कम। और यहां ठंडक कम है तो तापमान ज्यादा हो जाएगा, जैसे गर्मी ज्यादा हो जाएगी। और यहां क्या पूछा है कि तापमान में कमी
किस दिशा के अंदर बढ़ती है? तो कमी करनी है, कमी होगी तापमान के अंदर इस दिशा में। अगर हम इस दिशा की ओर से इधर जाएंगे तो तापमान में क्या देखने को मिलेगी? तापमान में, क्योंकि यहां का जो तापमान है वो क्या है? कम है, और इधर का ज्यादा है, तो इस दिशा के अंदर जाएंगे तापमान में कमी। उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 देखो भाई, ऑप्शन नंबर 3 देखो सारे साथी। क्या बिल्कुल आपने ये प्रश्न का जवाब जो है वो एकदम सही दिया? आपने इस प्रश्न का जवाब जो है, बताओ कमेंट में जल्दी जल्दी कि आपने इस प्रश्न का जो जवाब है वो एकदम सही दिया था ना, है ना? हाँ, ठीक है, बिल्कुल भाई। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर हैं? ऑप्शन ए में नागपानी, बी में भानगढ़, 3 में लीलागढ़, 4 में नागपाड़। देखो नागपाड़ हमने अभी पढ़ा है, नागपाड़ जो है वो मध्य अरावली के अंदर है, मध्य अरावली, मध्य अरावली के अंदर। अच्छा एक पर्वत याद रखना, मालखेत। मालखेत कहां है? मालखेत, तो मालखेत जो पर्वत है वो सीकर में। खो पर्वत पूछे, खो कहां है? तो खो आपको याद रखना है कहां है? जयपुर के अंदर। खो पर्वत जो है वो कहां है? जयपुर के अंदर। और अगर हम बात करें भानगढ़, भानगढ़ है अलवर में, और अलवर के अंदर जो भाग होगा वो किसका हिस्सा होगा? उत्तरी अरावली का, उत्तरी अरावली। और लीलागढ़ जो पर्वत है, लीलागढ़, वो है उदयपुर के अंदर, और उदयपुर दक्षिणी अरावली का हिस्सा है। एक तो ऑप्शन ये तो नहीं होंगे, बी और डी तो नहीं होगा, तो जिसमें डी है वो काट दो। ये भी गया, ये भी गया, और ये भी गया, बस एक ही बच गया, ऑप्शन नंबर ए। यह प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है? तो याद रखना ए और सी बिल्कुल राइट उत्तर माना जाएगा ऑप्शन के आधार पर। ऑप्शन के आधार पर जो राइट उत्तर माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? ए व सी। नागपानी और लीलागढ़ कहां है? उदयपुर के अंदर। वैसे देखा जाए ना तो ऑप्शन के आधार पे तो हम ये प्रश्न मान लेते हैं सही है, लेकिन नागपानी जो पर्वत है वो अजमेर के अंदर है, और अजमेर की बात करें तो यह मध्य अरावली का हिस्सा है, ठीक है? लेकिन मूल रूप से हम नागपानी पढ़ते नहीं है अजमेर के अंदर, मूल रूप से नागपाड़ जो वो पढ़ते हैं। तो प्रश्न हो सकता है सही, कोई बड़ी बात नहीं है, रिट वगैरह नहीं लग सकती इस पे। प्रश्न सही है, ए व सी जो वो राइट माना जाएगा। क्लियर? बात करते हैं 32 नंबर, रामगढ़। रामगढ़ बहुत चीजें पढ़ी हैं, और रामगढ़ की गोलाकार जो पहाड़ी है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? बारां के अंदर। कहां पर है? बारां में। कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो बारां किस में आता है? शेखावाटी में आता है क्या? नहीं सर। हाड़ौती का पठार, छप्पन का मैदान, या घग्गर का मैदान? इसमें बताओ आप राइट उत्तर। छप्पन का मैदान जो मैं आपको बता रहा था, वो जिले कौन कौन से छप्पन के मैदान वाले? तो एक जिले का नाम है बांसवाड़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा विस्तार छप्पन का मैदान का बांसवाड़ा। दूसरा जो जिला हो जाएगा, दूसरा जो जिला हो जाएगा वो जिला कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़। दूसरा जो जिला हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़। और शेखावाटी, शेखावाटी प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई हमें देखने को मिल जाएगी लगभग 450 मीटर। कहां है शेखावाटी? ये रहा। इसकी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई जो है वो कितनी? 450 मीटर। और एक प्रश्न याद रखना, नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई कितनी है? नागौरी उच्च भूमि, इसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें, औसत ऊंचाई, तो वो है लगभग मान के चलो 250 से 300 से लिख लो, ठीक है? लेकिन रियल रूप में देखें तो 250 शुरू हो जाती है, 300 से 500 कर लेना। और अगर 300 की जगह अगर आपको 250 मिले तो भी वो सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा। क्लियर? तो 250 या 300 से 500 मीटर के बीच में औसत ऊंचाई किसकी मानी जाती है? नागौरी उच्च भूमि की। और यहां पर एक पक्षी आता है जिसका नाम है हरियल पक्षी, हरियल पक्षी, जो जमीन पर कभी पांव नहीं रखता। और यहां पर एक रोग बहुत देखने को मिलता है, फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस रोग,
इसका रोग का मतलब है दांतों का पीलापन होना और हड्डियों का मुड़ाव होना। और ये जो रोग है वो यहाँ पाया जाता है नागौरी उच्च भूमि में। नागौरी उच्च भूमि में पाई जाती है कुब्बड़ पट्टी। कुब्बड़ पट्टी या इसे बोलते हैं बांका पट्टी। बांका पट्टी ये वैसे देखा जाए तो 2 जिलों में विस्तृत है, अजमेर और एक इंपॉर्टेंट जिला जो है पहला ज्यादा विस्तार वाला नागौर। नागौर और अजमेर के अंदर जो है वो कौन सी पट्टी है? नागौर और अजमेर के अंदर जो पट्टी है उसका नाम है कुब्बड़ या बांका पट्टी। इसे एक नाम से और जानते हैं हॉच बेल्ट। हॉच बेल्ट के नाम से जो है वो किसे जानते हैं? कुब्बड़ पट्टी को। मेरी बात समझ में आई क्या आपको? तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? रामगढ़। रामगढ़ हाड़ौती 12 जिला किस में आता है? हाड़ौती के अंदर। तो हाड़ौती का जो पठार है ना वो आपको याद रखना होगा। क्लियर? रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां हाड़ौती के पठार में। बात करते हैं नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न की। 33 नंबर प्रश्न देखो ध्यान से पढ़ना। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हिरान महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन, मैंने अभी बताया हिरान ने तृतीय पेनी प्लेन के रूप में जो पहचाना था वो किसको पहचाना था? 56 के मैदान को। बोलो किसको पहचाना था? 56 के मैदान को। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। मालपुरा करौली जो मैदान है वो उत्तरी बनास के अंदर आता है। उत्तरी बनास बेसिन का हिस्सा, मैंने बताई थी ना ये बात। उत्तरी बनास बेसिन का जो हिस्सा है वो कौन सा है? वह है मालपुरा करौली मैदान। और बनास जो मैदान है वो आपको पता ही है, बनास नदी के जो प्रवाह का क्षेत्र है वो बनास का मैदान कहलाता है। क्लियर? चलिए, अरावली का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? बहुत प्यारा और शानदार प्रश्न है। अरावली का सबसे पहले वर्णन करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था A.M. हेरोन। A.M. हेरोन ने 1923 के अंदर A.M. हेरोन ने 1923 के अंदर अरावली का जो वर्णन है वो सर्वप्रथम किया था। अरावली का वर्णन सर्वप्रथम करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? A.M. हेरोन। वेरी गुड भाई। हाँ जी, सभी साथी जो जवाब है वो एकदम बढ़िया दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। अच्छा, एक प्रश्न और आपको याद रखना है। एक प्रश्न और याद रखना है कि हमादा क्षेत्र जो है वो आपको बताया था मैंने संपूर्ण पथरीला इलाका हमादा कहलाता है। तो हमादा क्षेत्र है कहां? तो हमादा का जो विस्तार है वो ऊपर में तो अब फलोदी से शुरू होता है यहां, और इधर जो है वो स्थान है पोखरण, और इधर जो स्थान है उसका नाम है बालोतरा। इसके बीच में एक क्षेत्र फैला है जिसका नाम है हमादा। संपूर्ण पथरीला जो इलाका होता है उसे क्या कहते हैं? हमादा। अब पथरीला से मुझे याद आए, मरुस्थल के अंदर जैसे नाकोड़ा पर्वत हो गया, नाकोड़ा पर्वत, हल्देश्वर पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, हल्देश्वर पहाड़ी, 56 की पहाड़ी, वो सारी इसी मरुस्थल की पहाड़ियां हैं। अच्छा, एक प्रश्न आता है बाकर के नाम से, जैसे रोजा बाकर, रुकराना बाकर, जो भी इस पर बाकर नाम से प्रश्न है ना, कभी भी झराना बाकर या बाकर भी मिल सकता है। इस नाम से कभी भी प्रश्न आए, कभी भी कभी भी कभी भी, तो आपको उत्तर एक ही करना है, इसराना बाकर हो गए, रोजा बाकर हो गया, जालोर। क्या करोगे? जालोर। हमेशा ये बात आपको याद रखना है। क्लियर? इसराना बाकर को लेकर कभी भी प्रश्न आए तो हमेशा आपको ये बात याद रखनी है जहन में। क्लियर मेरे दोस्त? ठीक है ना? अरे रेजा को ध्यान में अब तो है ना। रोजा बाकर हो गया, एक ही और याद रखना, झालोरा। इसराना पूछे, जालोरा पूछे, रोजा बाकर पूछे, इन सभी का उत्तर क्या होगा? इन सभी का उत्तर होगा जालोर। हाँ भाई, समझ में आ रही है बात क्या? सब मेज में आ रही है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। अब अगर प्रश्न आए डोरा पर्वत कहां है तो क्या करोगे? डोरा पर्वत का प्रश्न आएगा तो भी सर हम करेंगे जालोर। डोरा पर्वत का प्रश्न आया तो भी हम क्या करेंगे? जालोर। अरे बोलो, याद रह जाएगा। डोरा पर्वत का प्रश्न आया तो क्या करोगे? जालोर। अच्छा, अगर पूछे कामली घाट कहां है, अरे बताओ, अगर प्रश्न आ जाए कामली घाट, कामली घाट, तो क्या करोगे? कामली घाट का प्रश्न आएगा तो सर हम करेंगे राजसमंद। कामली घाट कहां है?
राजसमंद में। कामली घाट कहाँ है? राजसमंद में। और इसके अलावा अगर प्रश्न पूछा जाए हर्ष की पहाड़ी कहाँ है, अरे हर्ष पर्वत पूछेंगे तो सर हम क्यों नहीं करेंगे, हर्ष की पहाड़ी पूछेगा, हर्ष की पहाड़ियां पूछेगा तो हम सीकर करेंगे, हर्ष की पहाड़ियां पूछेगा तो हम क्या करेंगे? सीकर। और जीण माता का मंदिर भी कहाँ बना है? जीण माता का जो मंदिर है वो भी कहाँ बना हुआ है? सीकर। जीण माता का जो मंदिर है वो भी कहाँ बना है? बता दो भाई जल्दी जल्दी। सीकर के अंदर जीण माता का मंदिर सीकर में। अगर मैं आपसे पूछूं हाथीनाल कहाँ है तो क्या कहोगे बताओ? अगर मैं आपसे पूछूं हाथीनाल तो आप बताना मेरे भाई उदयपुर। हाथीनाल से अगर मैं प्रश्न पूछूं तो क्या बताओगे? उदयपुर। तो ये इतनी बात आप जो है वो नोट कर लेना एक बार अच्छी तरह से। रोजा भाकर नाम प्रश्न आवा कदे भी जालोर भाकर नाम से। और ढोल नृत्य कहाँ का फेमस है? ढोल नृत्य कहाँ का फेमस है? जालोर में। कौन सी शैली में होता है? थांकण शैली में या थांकड़ा शैली के अंदर? कौन सी शैली में होता है? थांकड़ा शैली के अंदर। डोरा पर्वत भी कहाँ है? बोलो भाई जालोर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। पीडमांड के नाम से किसे जाना जाता है? मैंने कहा था ना पीडमांड जो मैदान है वो है राजसमंद में। शुरू की क्लास में मैंने ये चर्चा करके बताया था कहाँ है? राजसमंद में। और राजसमंद से जो नदी निकलती है या राजसमंद जो नदी बहती है इनमें से वो एक ही नदी है और वो है वन की आशा बनास। बोलो कौन सी नदी? वन की आशा। वन की आशा जो नदी है उस नदी का नाम क्या है? बनास नदी। बोलो समझ में आई सभी साथियों को? अरे समझ में आया क्या सभी साथियों को? वन की आशा जो है वो कौन सी नदी है? वो है बनास। वन की आशा जो नदी है वो कौन सी है? बनास। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब मेरे को एक बात आप बताओ ये कि अरावली की आपसे सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन सी है? तो सर हम गुरु शिखर बताएंगे। दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो क्या बताओगे? तब सर हम मतलब तो आप एक ट्रिक याद रखना। बोलो गुरु से दिल लगाकर। इसमें मैं कर्म से सारी चोटियां तो नहीं लिखूंगा लेकिन जो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो सही हो जाएंगे। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा। इससे लगभग आपके इस ट्रिक से प्रश्न सही हो जाएंगे। अब इसमें ये ऊंची चोटियां लिख रहा हूं मैं अरावली की। उच्चतम चोटी कहां की? अरावली की। ये ट्रिक याद रखना। गुरु से गुरु शिखर। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। से आप याद करोगे शेर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सेकंड लार्जेस्ट चोटी का नाम है शेर। दिल से आप याद रखोगे दिलवाड़ा। दिलवाड़ा। और उसके बाद ये लगाकर साइलेंट है जैस। जरा से याद करोगे जरगा। जरा से क्या याद रखोगे? जरगा। ऐसे रे से याद करोगे ऐसे याद करोगे अचलगढ़। ठीक है। और रे से याद करोगे रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़। और खो से याद करोगे खो। और तारा से याद करोगे तारागढ़। तारा से क्या याद करोगे? तारागढ़। तो याद करो मेरे साथ एक बार। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो तारा। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा और जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, खो और तारागढ़। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको नाम याद रखने हैं। 36 नंबर प्रश्न को देखो ध्यान से। असुमेलित की पहचान करनी है भाई। डांग विकास कार्यक्रम 94 95 बिल्कुल सही है। डांग में अक्सर 2 है। 2 दूनी कितना होता है? 4। 4 से याद रखना 94 95। अब डांग प्रोजेक्ट कार्यक्रम प्रोजेक्ट चलाया गया ये भी 4 के अंदर। डांग में अक्सर 2 है। 2 दूनी 4 4 5 ये भी सिंपल है। अरावली विकास मैंने कहा अरावली में अक्सर कितनी है? 1 2 3 4। 4 अक्षर है तो यहां आना चाहिए 74 75 लेकिन इन्होंने यहां गलत लिख दिया। यहां पर इन्होंने गलत लिख दिया भाई। तो ये प्रश्न जो है इसमें पूछा क्या गया है? असुमेलित की पहचान करनी है। असुमेलित की पहचान करनी है तो ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अरावली विकास कार्यक्रम अभी थोड़ी देर पहले बताया 74 75 के अंदर शुरू किया गया। और अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम 1 अप्रैल 1992 के अंदर 1 अप्रैल 1992 और 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब होता है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन होता है 1992। और रेखा शर्मा इसकी वर्तमान में कौन है? अध्यक्ष। रेखा शर्मा इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। अगर प्रश्न आए राज्य महिला आयोग तो राज्य महिला आयोग की स्थापना होती है 1999। राज्य महिला आयोग की स्थापना कब होती है? 1999। राज्य महिला आयोग की बात करें
राज्य महिला आयोग की बात करें तो उसमें अध्यक्ष है रेहान रियाज चिश्ती। रेहान रियाज चिश्ती यह अध्यक्ष है राज्य महिला आयोग। ठीक है, तो रेहान रियाज चिश्ती। अच्छा, राजस्थान की पहली महिला समिति का गठन कहाँ होता है? राजस्थान की पहली महिला समिति का गठन कहाँ होता है, ये बताओ। कौन से गांव के अंदर हुआ था? तो याद रखना, इंदौरा गांव। इंदौरा गांव के अंदर राजस्थान की पहली महिला समिति का गठन होता है। और इंदौरा गांव कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ये बात याद रखना भाई, भूल मत जाना, कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। क्लियर? तो अरावली विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है 74-75 में हुई थी, ना कि 76-77 में। ये बात बिल्कुल जरासर गलत है, 76-77 नहीं आएगा। क्लियर? 37 नंबर प्रश्न। गदमादन और भामती पहाड़ी के क्रमशः स्थान बताइए। देखो, गदमादन की पहाड़ी की बात करें तो कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है, और भामती पहाड़ी शाहबाद के अंदर है। शाहबाद कहाँ है सर? शाहबाद 12 में। तो याद रखना, कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़ राजसमंद, और शाहबाद के अंदर जो पहाड़ी है वो कौन सी है? भामती की। और कुंभलगढ़ के अंदर जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है? गदमादन। कौन सी? गदमादन। गदमादन जो है वो आपको याद रखना है। क्लियर? ओके, बात करते हैं नेक्स्ट 38 नंबर। चंद्रावती क्षेत्र सिरोही के आसपास। चंद्रावती क्षेत्र सिरोही के आसपास का क्षेत्र है, जयपुर के आसपास का कटाफटा भाग है, हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी और मध्य अरावली के ढाल का क्षेत्र है। ठीक है, ये बताओ इसमें राइट उत्तर क्या होगा? देखो, चंद्रावती की बात करा तो चंद्रावती एक सभ्यता भी है। ठीक है, चंद्रावती एक सभ्यता है, उसकी खोज होती है सिरोही के अंदर। कहां पर? सिरोही में। तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है ना, उसे क्या कहते हैं? चंद्रावती क्षेत्र। उसे क्या कहा जाता है? चंद्रावती क्षेत्र। अच्छा, फिर एक आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कोठी। कोठी किसका प्राचीन नाम है? तो धौलपुर का प्राचीन नाम देखें, धौलपुर का जो क्षेत्र उसे क्या कहते थे? कोठी। और कोठी एक नस्ल भी है, किसकी? गाय की। गाय की जो नस्ल है वो कौन सी है? कोठी। इसी कोठी को एक उपनाम से और जानते हैं, मेवाती। मेवाती, मेवाती नस्ल की गायें को ही क्या बोलते हैं? कोठी गाय। मेवाती नस्ल की गायें को ही क्या कहते हैं? कोठी गाय। हाँ भाई, बात समझ में आई क्या सभी छात्रों को? सभी साथियों को बात समझ में आ रही है ना? हाँ, चलो, अगर एक प्रश्न आता होता है एग्जाम में कि राजस्थान में एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्षेत्र जो है वो कौन सा जिला है, तो वो हो जाएगा 12। 12 में जो रामगढ़ की पहाड़ियां है ना, रामगढ़ की पहाड़ी गोलाकार पहाड़ी है, ये कहाँ है? 12 में। तो इसकी एक बात आपको याद ये रखनी है कि राजस्थान में, कहा भाई? राजस्थान में एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर। ज्वालामुखी जब फटता है तो एक क्रेटर झील अपने पड़ते हैं, काला डेरा, है ना? तो वैसे याद आपको रखना है। तो एकमात्र उल्कापिंड प्रहार क्रेटर जो है वो कौन सी पहाड़ियां हैं? रामगढ़ की पहाड़ियां। और कहाँ है ये? 12 के अंदर। हाड़ौती क्षेत्र का जो है वो हिस्सा है। कौन से क्षेत्र का हिस्सा है? हाड़ौती। 39 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ध्यान से पढ़ना और इस प्रश्न का हम जवाब सभी साथी देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व, देखो भाई, पश्चिम से कहां जाना है? पूर्व जाना है। और इधर की ओर जाते जाते इन पठारों का क्रम बताना है। हाड़ौती पठार, उपरमाल पठार, लसाड़िया का पठार, बोराट का पठार। हाड़ौती से शुरुआत होगी वो तो वैसे ही गलत हो गया। कैसे गुरुजी? देखो भाई, ये राजस्थान है, ठीक है। हाड़ौती जो है वो अपने यहां है, पता है ना सभी को। तो ये दिशा कौन सी होगी? पश्चिम। एक मिनट, ये पश्चिम और ये पूर्व। बात करनी है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि पूर्व की ओर आ गए ये तो। क्लियर? अब मेन बात है इन दोनों में बोराट होगा या बोराट, ये तो बात सही है, ठीक है। गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक जो पठार फैला उसे बोलते हैं बोराट का पठार। अब एक ऑप्शन में ऊपरमाल का और एक ऑप्शन में लसाड़िया का पठार। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ऊपरमाल का जो पठार है वो बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक है। हाँ, ठीक है। उसके बाद बात की जाए लसाड़िया के पठार की,
तो ये है कहां पर, अब वर्तमान में सलूम्बर जिले में चला गया ये। तो पहले जो जिला है वो आएगा कौन सा, सलूम्बर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो वो क्या हो जाएगा, राइट। ऊपर माल का पठार और हाड़ौती का, ये क्रम एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट अंतिम और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। बोराट का पठार की औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है, फटाफट कमेंट बताओ। 1225 मीटर, 1172 मीटर, 1014 मीटर या 1337 मीटर। जल्दी से इसका जो जवाब है वो आप सभी साथियों का आना चाहिए। अच्छा एक बात रहना, कुब्बड़ पट्टी मैंने जो बताई थी ना नागौरी उच्च भूमि में, उसमें फ्लोरोसिस रोग होता है। इसी कारण मतलब क्यों होता है, क्योंकि वहां फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। फ्लोराइड की जो मात्रा है वो क्या होती है, अधिक। फ्लोराइड की जो मात्रा है वो क्या होती है, ज्यादा, जिस कारण वहां पर ये रोग देखने को मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी, ठीक है भाई। एक पठार याद रखना, मानदेसरा पठार कहां है, मानदेसरा। तो ये चित्तौड़गढ़ और भैंसरोड़गढ़, चित्तौड़गढ़ और भैंसरोड़गढ़ में फैला है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ की तहसील है कौन सी, भैंसरोड़गढ़। ठीक है, और एक याद रखना मेसा का पठार। तो मेसा का पठार जो वो भी कहां है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। मेसा का जो पठार है वो भी कहां है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। करास्का के पठार वगैरह ये कहानी जो हमने कल पढ़ ली थी। वेरी गुड, आपके जवाब मुझे दिख रहे हैं, सभी साथियों ने आज जवाब बहुत अच्छे दिए भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी शानदार बात है, आपकी तैयारी अच्छी है। तो इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है ना। चलो तो ठीक है, आज हमारी जो क्लास के प्रश्न है वो लगभग कंप्लीट आपके हो चुके हैं। और ये 40 नंबर प्रश्न जो है वो आज लास्ट प्रश्न था। और हमने भौतिक प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, भौतिक प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे जो पूरे कर लिए। आप इन प्रश्नों को जो है आप, मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत आपने अच्छे समझे होंगे, हमारे इन प्रश्नों की वैल्यू समझी होगी। और आपके आने वाले एग्जाम के अंदर इन्हीं क्लास से जो है वो प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। इस बात का हम जो आपसे वादा करते हैं कि प्रश्न दिखाएंगे आपको। संस्कृत शिक्षा विभाग का जो एग्जाम है वो अभी दिसंबर के आसपास है, तो वहाँ आपको जो हम इस क्लास के स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे टेलीग्राम में और दिखाएंगे कि बिल्कुल इन क्लासों से प्रश्न आए हैं। तो रेगुलरिटी के साथ आप जो है वो ये क्लास से देखना, रेगुलरिटी के साथ। हमारे से एक दो दिन वो इसी कारण हो जाता है, कभी कोई काम हो जाता है, कभी क्लासेज जो एडजस्ट है वो नहीं हो पाती हैं इस कारण। बाकी हम जो आपको क्लास निरंतर देते रहेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जिस साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लें। थैंक यू क्लास देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले भाग में।